अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। सबसे पहली बात, आज का दिन है कुछ खास, क्योंकि आज की जो तारीख है 16 दिसंबर, इससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स हुए थे हमारी हिस्ट्री में, जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी काफी छाए हुए हैं। जी हाँ, आज का दिन विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि क्या है विजय दिवस पर खास कवरिंग न्यूज, एज वेल एज जो अन्य इंपॉर्टेंट न्यूज हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर में, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। जिससे कि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो टाइम आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में डेली बेसिस पर तो देते ही देते हैं, उसके साथ साथ मंथ एंड में आपको पर्टिकुलर कोई एक मैगजीन उठानी पड़ती है, जिसमें 100-150 पेजेस की मैगजीन होती है, जिसमें आपका कम से कम 5 से 4 दिन का समय तो जाता ही जाता है। वो समय आपका सेव हो, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपनी न्यूज़ उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और फटाफट से शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपनी नोट्स बनाइए, जो भी आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर देम, बिकॉज दे विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सिविल्स डेली करंट अफेयर एनालिसिस के तहत क्या है, देखते हैं हमारी सबसे पहली न्यूज। तो हमारी जो सबसे पहली न्यूज है वो है एक प्रोजेक्ट को लेकर के गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, जो कैबिनेट है हमारी, उन्होंने अप्रूव किया है अ सम ऑफ ₹76,000 करोड़। छोटा मोटा सम नहीं है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, 76,000 करोड़ रुपए का, जो कि सेमीकंडक्टर्स के लिए अप्रूव किया गया। अब होगा सवाल कि भाई ये सेमीकंडक्टर्स क्या है और क्यों अप्रूव हुआ है। तो मैंने वैसे तो हाइलाइट्स भी किया, बट मैं आपको ये समझाऊंगी इजी लैंग्वेज में कि देखिए कुछ बहुत खास नहीं है इस न्यूज़ में। सिर्फ इतनी बात की गई है कि अभी तक जो है उतने ज़्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है हमारे देश में, तो वो करने के लिए, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम से कम बच सके। अब क्या होता है, हमारे देश में नहीं होते हैं सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर बड़ी तादाद में, तो हमें दूसरे देशों से लेने पड़ते हैं, जिससे कि मतलब जो कि एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है साबित हमारे अपने फाइनेंस को लेकर के, हमारी अपनी कंट्री को लेकर के, कि भाई आप अगर किसी बड़ी तादाद में कोई चीज़ ले रहे हैं दूसरे देश से, तो आपको उसके पेमेंट करनी होगी, तो क्यों ना हम ये चीज़ खुद के हम मैन्युफैक्चर करें। तो उसी को लेकर ये प्रोजेक्ट है। जीएस पेपर 2 और 3 दोनों ही नज़रिए से इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 3 इसलिए क्योंकि आप देखिए ये एक टेक्नोलॉजी का इशू है, साइंस का इशू है, तो साइंस एंड टेक का पार्ट हो जाता है। और 2 इसलिए क्योंकि ये एक पॉलिसी के तहत भी है, इसमें जो हमारी यूनियन कैबिनेट है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जा रही है। ठीक है, तो जब कोई टॉपिक आपको एक नहीं 2-2 पेपर से इंपॉर्टेंट है, तो मान के चलिए कि भाई वो इंपॉर्टेंट है, उससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। और साइंस के अगर हम क्षेत्र में जाएं, तो ये तो हमें अब भली भांति पता है कि भाई यूपीएससी हमें बहुत घुमाता है इधर उधर। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स, इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज एरियाज वेयर वी कैन कमिट मिस्टेक, ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे समझना भी इंपॉर्टेंट है। अब जो बात हुई है यहाँ पर, पहले हम सबसे पहले ये जो हमारा न्यूज आर्टिकल है इसको कंसिडर कर लेते हैं, फिर इससे जुड़ी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर बूस्ट करने के लिए जो सम है वो है 76,000 का, और इस सम को इसीलिए किया गया सो दैट इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकें किसकी, सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, और जो ये पूरा इंसेंटिव है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसेंटिव अनाउंस्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर वाज 2.3 लाख करोड़। जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए इंसेंटिव अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, वो था 2.3 लाख करोड़, जिसमें से 76,000 करोड़ हमारे सामने है। अब देखिए जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है ये पूरा, ठीक है, ये क्यों लाया गया है, टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर्स, ओके, एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम इन दी कंट्री, जिससे कि हम एक डेवलप तो करें ही, उसके साथ साथ हम उसको डिस्प्ले भी करें हमारे देश की इकोसिस्टम में।
ओके। और इसका जो एम है, बेसिकली जो ये हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, उसका जो एम है वो यही है कि टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइंस। आप देखोगे, आप जो भी बड़ी कंपनीज हैं जैसे सैमसंग हो गई या और भी कोई कंपनीज हैं, वो या तो जापान में होती है या तो साउथ कोरियन कंपनीज होती हैं। इंडिया की बहुत कम कंट्रीज हैं, सॉरी कंपनीज हैं। तो इंडिया में एक ग्लोबल हब बनाया जा सके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का, डिजाइन्स का, उसको यहीं मैन्युफैक्चर किया जाए, इसलिए ये स्टेप उठाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूव है गवर्नमेंट का। आप समझ रहे हैं, कोई भी घर हमारा ऐसा नहीं है जहां पर फ्रिज ना हो, जहां पर एसी ना हो, जहां वॉशिंग मशीन हो। ऑलमोस्ट हर घरों में अब है। और जो हमारे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट ये वो, दुनिया जहान की चीजें हैं। तो कैसे हम अपने देश को इस फील्ड में ग्रो करें, इसलिए ये फंड जो है वो लाया गया है। ओके, तो ये चीजें थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है, ये एक नया एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का लाएगा हमारे देश में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है इस इसका। अब जो हम इसके कोर पर अगर आए, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो कि भाई ये सेमीकंडक्टर क्या है, राइट? तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं, ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है, विच लाइक दोज मटेरियल्स विच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर जिसे हम कहते हैं। तो कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स आ जाते हैं, राइट? गुड कंडक्टर जो कहा जाता है कि जिससे इजीली पास होता है। और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स की हम बात करें तो वहां पर सेरेमिक्स आ जाता है। तो जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, ये दे हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन, इन दोनों के बीच का मतलब, ये वो ना तो नॉन कंडक्टर्स होंगे ना तो कोर कंडक्टर्स होंगे, बट ये बीच के होंगे। एंड इट कैन बी प्योर एलिमेंट्स ऑल्सो सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये जो हमारे कुछ केमिकल नेम्स हैं, बेसिकली सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, या गैलेनियम आर्सेनाइड हो गया। ठीक है, इन केमिकल नेम्स को जो है हमें बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, जो ये सब्सटेंसेस हैं हमारे, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो ये यही पूछेगा, जो ये वाला हमारा पॉइंट है, राइट? कि इट कैन बी प्योर एलिमेंट और नॉट। तो वहां दे देगा आपको ऑप्शन में सच एज या आपको बोल देगा इट कैन ओनली बी ओनली जर्मेनियम या फिर ओनली कैडमियम सेलेनाइड। तो वहां आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि नहीं, सिर्फ जर्मेनियम या कैडमियम सेलेनाइड नहीं है, उसके अंदर और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कैडमियम सेलेनाइड हो गया, या कैलेमियम आर्सेनाइड हो गया। ये सारे मटेरियल्स आते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ओके, तो ये था हमारा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, वो हमारा सिलिकॉन है, क्योंकि सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में या जो डिवाइसेस बनती हैं उनमें भी। अब यहाँ आप जो ये एक इमेज देख रहे हो ना, लीडिंग चिप मेकर्स की, जिसमें कहा गया कि यूएस जो है, यूएस फर्म्स जो हैं वो दुनिया में 47% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेल किया है 2020 में। ओके, और जापान का डोमिनेंस है एंड साउथ कोरिया का डोमिनेंस है। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज जो हैं ये थोड़े ऊपर में चल रही हैं। कौन कौन सी? यूएस, देन जापान एंड देन साउथ कोरिया। तो ये कंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, उसके बाद अब चूंकि इमेज दे दी है लीडिंग चिप मेकर्स की, तो सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है ये भी समझ लेते हैं यहीं पर। कि देखिए, जो सेमीकंडक्टर चिप है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स हो गया, वायरिंग हो गया, सेमीकंडक्टर, और ये सारे जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ये एक सेमीकंडक्टर वेफर पर हैं। ठीक है, जो कि मिलकर के एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाता है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में आपको इंसाइट मिली होगी। थोड़ा और समझते हैं इसे। आप देखिए, ये 2 इमेजेस मैंने आपके लिए लाई हैं। एक तो ये हमारा वर्ल्ड सिलिकॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड। जब बात आती है सेमीकंडक्टर्स की, तो मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो है हमारा सिलिकॉन। ठीक है, अब सिलिकॉन कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? तो वो हमारा है चाइना। ठीक है, चाइना के बाद हमारे ये बाकी नेशंस हैं। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज, अगर हम इस इमेज पर आए
तो आप देखिए कि सेमीकंडक्टर क्या है वो समझाने की कोशिश की गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, कैडमियम से वो हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें। अब जो हमारा सेमीकंडक्टर है इसको हम दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, राइट। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। नाउ जो हमारा एन है, राइट, यहां पर देखिए आप लिखा हुआ एक फॉर्मूला, एन इज इक्वल्स टू पी एंड एन इज नॉट इक्वल्स टू पी, ठीक है, या एन टाइप एंड पी टाइप। तो जो हमारा एन है ना, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, वेयर इज पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव होल्स। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और कुछ खास नहीं है। सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के यहाँ पर इमेजेस दिए हुए हैं कुछ, ठीक है। ये था हमारा सेमीकंडक्टर। चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। हमारी दूसरी खबर है नॉड टू एक्सटेंड इरिगेशन स्कीम फॉर 5 years। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, हमारी जीएस पेपर 3 में आता है ये सब्जेक्ट, दैट इज इरिगेशन, ठीक है। और बात की गई है यहाँ पर PMKSY की, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब इसको आप किसान संपदा योजना से मत कंफ्यूज कर लेना कि कहीं उसकी बात तो नहीं की जा रही है, जी नहीं। यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। और देखो इसका यहाँ पर पूरा बताया भी है, ओके, यहाँ इस सेकेंड पैराग्राफ में। तो यहाँ पर ये खबर इसलिए न्यूज में है क्योंकि इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक। लेकिन अब इसे 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। कैबिनेट ने बोला है, अपना अप्रूवल दिया है कि ऐसा है, अपनी हम इस अम्ब्रेला स्कीम को, जो कि इरिगेशन के लिए था, वाटर सप्लाई के लिए था, ग्राउंड वाटर और वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए था, इसको हम 5 साल और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पर मुद्दा ये आ गया। दूसरी चीज इसमें बताई गई है, जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है, कि less than half of the identified irrigation projects have been completed since the scheme। यानी कि जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है उस टाइम से लेकर अब तक में जो हाफ ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, ठीक है। और ये जो न्यूज है इनको दिया है जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, ठीक है। अब जो इसको एक्सटेंड किया गया है 2026 तक, ओके, 5 साल एक्सटेंशन दिया गया है, तो 2026 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। इसमें पूरी कॉस्ट एक्सटेंशन में लगी हमारी 93,068 करोड़ रुपीस, ओके। ये कॉस्ट पूरी हमारी डाली गई है इसमें, ओके, जिससे कि ऐसा कहा जा रहा है कि 22 लाख फार्मर्स का भला होगा, ओके। तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंट ये था। अब 15 से 16 के बीच में 99 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था जो कि कंप्लीट हुए, ओके। एंड मतलब ये कह सकते हैं कि 50% ऑफ द वर्क हैज बीन, मोर देन 50% काम जो है उनमें कंप्लीट हो गया, ओके। लेकिन स्टिल अभी कुछ काम उनमें पेंडिंग भी है, वो अभी कई सालों से पेंडिंग भी रह रहे हैं। और इन 99 प्रोजेक्ट्स में से 46 जो हैं वो स्वतः पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। नाउ द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो बच रहे हैं उनको कंप्लीट करने का जो हमारा टारगेट है, जो टारगेट ईयर है बेसिकली, वो है हमारा 2024 एंड 25। बाई 2024-25 वाला जो साल है, ये 46 बचे हुए प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे ना, सॉरी नॉट 46 बचे, 46 तो हो चुके हैं कंप्लीट, जो रिमेनिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो ये था। अब हम आते हैं PMKSY पर। ये जो हमारी स्कीम है, कोई भी स्कीम जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो 2-3 चीजें वहां ध्यान रखनी होती है, जहां पर कि यूपीएससी हमें कंफ्यूज भी करता है। पहली चीज कि यार ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है या स्टेट की स्कीम है, ठीक है। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो किस रेशियो में है, ओके। दूसरी चीज ये कि कितनी फंडिंग दी गई है। तीसरी चीज ये इसका लॉन्च ईयर क्या था। अभी फिलहाल 1-2 सालों से अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में स्कीम्स नहीं पूछ रहा है, विच इंडिकेट्स कि आने वाले 2022 में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भाई स्कीम भर भर के पूछेगा हमसे, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, स्पेशली टू दोज स्कीम्स विच कम्स अंडर दी अम्ब्रेला सिस्टम, ठीक है। जो अम्ब्रेला प्रोजेक्ट्स के अंदर आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
तो जो हमारी PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसको लॉन्च किया गया था कब? 2015 में, ठीक है। और जो इसमें रेशियो है वो है सेंटर इज टू स्टेट का 75:25, यानी 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करेगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट बर्न करेगी। ओके, इस केस में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर हम बात करें या हिली स्टेट्स की बात करें तो वहां पर रेशियो है 90:10, यानी 90% जो है वो आपकी यूनियन गवर्नमेंट बेयर करेगी और 10% स्टेट बेयर करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इस स्कीम को भी ना 2-3 स्कीम्स के मिक्सचर से बनाया गया था, ठीक। 3 स्कीम्स थी मेजरली जिनको मिक्स करके एमलगमेशन से ये स्कीम निकल के आई। हमारी सबसे पहली स्कीम थी एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ओके, हमारी जो कि लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने। हमारी दूसरी स्कीम थी रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत। इसका जो वो था वो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट था। और तीसरी स्कीम जो थी हमारी वो थी हमारी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के तहत। तो इन 3 प्रोग्राम्स को मिलाया गया और एक नया प्रोग्राम हमारे सामने बन के आया जो कि था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। आई होप चीजें आपको थोड़ी क्लियर होंगी। थोड़ी और चीजें इसको समझने की जो कोशिश करते हैं, आप ये देख रहे हो ये 3 हमारे वो है मेन, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम के लिए यूज किया गया पर ड्रॉप मोर क्रॉप मेथड, ओके। और एक्सीलरेटेड इरिगेशन के तहत जो है हमारा जो प्रोग्राम था वो था हर खेत को पानी। और अगर हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करें तो वहां हमारा था वाटरशेड डेवलपमेंट। जो मैंने 3 बातें आपको बताई कि इन तीनों को कंबाइन किया गया था, तो इन तीनों में जो मेन हमारे प्रोग्राम्स चल रहे थे वो हमारे ये थे, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई। नोट करते जाइएगा या फिर इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको समझने में थोड़ी सी इजी रहेगा। जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जिसका कि पूरा मुद्दा ही ये था कि भाई हमें हर फील्ड तक पानी की इजी फैसिलिटी करनी है ताकि इजीली पानी वहां पहुंच सके। जब वो लॉन्च हुई थी तो उसकी जो की हाइलाइट्स हैं वो यहाँ दी हो गई हैं, ठीक है, कि कितना एरिया आया था इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, और कितना हमने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंसीडर किया गया था और कितने फंड्स एलोकेट हुए थे किस ईयर में, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मतलब नजर आ जाएंगी आपके स्क्रीन पर। अगर आप देखेंगे, मैंने ये गूगल से ही कटआउट निकाला है, सही कटआउट था तो मैंने यहाँ डाल दिया। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यही था इरिगेशन। इरिगेशन ध्यान में रखना है। सिंचाई वर्ड जो है ना, देखो आपको स्कीम से ही पता चल जाएगा, स्कीम के नाम से ही, कि भाई किस चीज से रिलेटेड है। तो अगर आपसे पूछता है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इट इज रिलेटेड, आपको पता चल सिंचाई इरिगेशन। जहां कहीं आपको इरिगेशन दिखे आंख बंद करो और मारो वहां पे टिक, ओके। ये था हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चलते हैं अगली खबर पर। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो आज की तारीख की महत्ता से इंपॉर्टेंट है, और एक नहीं 2 न्यूज हमारी आज के इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। टॉपिक है हमारा आज का जो तारीख है 16 दिसंबर, यानी कि विजय दिवस, राइट। साउंड कितना सही कर रहा है, विजय दिवस। तो देखिए हुआ ये है, इस न्यूज को अगर अभी हम कंसिडर करें तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, वो जा रहे हैं रेनोवेट करने एक हिंदी श्राइन को। कहाँ? बांग्लादेश में। कहाँ ये श्राइन वो होनी है? बांग्लादेश में, ठीक है। इसको आज ओपन किया जाएगा, इसका रेनोवेशन हुआ है और इस रेनोवेशन में इंडियन गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट किया ही है, इंडियन प्लस बांग्लादेश गवर्नमेंट, ओके। देखिए कितनी अच्छी बात है। मैं आज यही सोच रही थी इस न्यूज को पढ़ते हुए कि यार कितनी अच्छी चीज है कि बांग्लादेश में हमारी कोई हिंदू श्राइन है, राइट, और उसको जो है रेनोवेट कर रहा है बांग्लादेशी गवर्नमेंट, जस्ट टू लाइक स्ट्रेंथन दी हमारे जो फ्रेंडशिप टाइज हैं। अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में था कि भाई अगर दोस्ती का उदाहरण देखना, अगर रिलेशनशिप का उदाहरण देखना है, अगर 2 नेशंस के बीच की दोस्ती का उदाहरण देखना है तो आप बांग्लादेश और इंडिया को देखिए। उस न्यूज को मैं यहाँ से कनेक्ट कर पा रही हूँ और ये बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल भी है। अगर आपको कहीं भी
यूनिटी का एग्जाम्पल देना, नॉट एग्जैक्टली यूनिटी बट हाँ, जहाँ अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल देने की बात आती है या कंसिडरेट होने की बात आती है, वहां पर आप ये एग्जाम्पल जरूर कोट करिएगा, ठीक है, कि कैसे बांग्लादेश ने हिंदू श्राइन को, जो कि तहस नहस हो गई थी अंडर दी ऑपरेशन, उसका भी मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगी, उसको जो है कैसे इन्होंने पूरा रेनोवेट किया है और उसको ओपन करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है, ठीक है, ये बात हुई है यहाँ पे। तो ये सिंबॉलिक जेस्चर जो आप देख रहे हैं, ये है कि भाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी फ्राइडे को इनॉग्रेट करेंगे अ फेमस हिंदू श्राइन दैट वाज डिस्ट्रॉयड इन द बाय द पाकिस्तान फोर्सेस ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1971। इस मंदिर का नाम है श्री रामना काली मंदिर। ओके, श्री रामना काली मंदिर। ऑल राइट, अब ये जो मंदिर है ये लोकेटेड है बांग्लादेश में, एक जगह है जिसको बोला जाता है रामना काली बाड़ी, ठीक है, उसके वहां पर वो लैंडमार्क है, ये टेम्पल ढाका में सिचुएटेड है और सेंचुरी से है, बहुत पुराना टेम्पल है ये। ओके, तो इसको क्या हुआ, पाकिस्तानी फोर्सेस ने 1971 वॉर में इसको डिस्ट्रॉय किया अंडर देयर ऑपरेशन सर्च लाइट। मतलब कि देखिए, जो हमारी वॉर थी ना, वो हुई थी दिसंबर में, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं उस वॉर की नींव जो है वो उस 1971 में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग मंथ्स में ही आ गई थी। और आपको पता होगा कि जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान पर लगातार दबाव भी बना रहा था, अलग अलग प्रकार का, ठीक है, लोगों को परेशान किया जा रहा था, सारी चीजें हो रही थी। तो इसी के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन निकाला, उसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। और उस टाइम बांग्लादेश में, जैसा कि आप जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, उस टाइम भी बहुत सारे इनोसेंट सोल्स ने जो है सफर किया था और इस टाइम भी यही हुआ था। तो इस ऑपरेशन के तहत क्या हुआ, इस मंदिर में बहुत सारे रेसिडेंट्स थे, ठीक है, उनको टारगेट किया गया और जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी इन्होंने उन लोगों को मार दिया, जो कि बहुत गलत चीज़ थी, बट क्या कर सकते हैं, खैर हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम जो है टोटली डिफरेंट था। और मंदिर को तो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया ही किया, बहुत बड़ी तादाद में मेनी मेन एंड वुमेन वर आल्सो किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, ओके, और द पाकिस्तानी फोर्सेस वी कैन से। तो ये सारी घटनाएं घटी थी। उस मंदिर का जो वजूद था, जो सदियों से, सेंचुरी से ये मंदिर था, इसको बहुत बुरी तरीके से तहस नहस किया गया। तो फाइनली एक फ्रेंडशिप जेस्चर के तहत हमारा जो बांग्लादेश, आपको पता होगा इस साल 2021 में इट इज सेलिब्रेटिंग इट्स 50 years ऑफ फ्रेंडशिप, नॉट ओनली फ्रेंडशिप बट ऑल्सो द लिबरेशन, जो बांग्लादेश का लिबरेशन कहा जाता है। आज इंडिपेंडेंस के 50 साल हो गए किसे, बांग्लादेश को, जिसमें एक बहुत बड़ा हाथ या बहुत बड़ा रोल हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी जी का था। जी हाँ, बहुत बोल्ड प्राइम मिनिस्टर थी हमारी। हम उनसे भी रिलेटेड चीज़ें देखेंगे कि क्या किया उन्होंने, कैसे किया। चलिए आइए डालते हैं एक नज़र इसके इतिहास पर, समझते हैं विजय दिवस की खासियत को थोड़ा गहराई से। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इंडिया क्यों सेलिब्रेट करता है विजय दिवस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 दिसंबर से युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है, 13 दिन लंबा युद्ध चला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको हम इंडो पाकिस्तान वॉर या बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। ओके, तो ये जो पूरा वॉर था 1971 का, इट लास्टेड फॉर 13 days एंड इंडिया जो है, भारत इसलिए मनाता है विजय दिवस क्योंकि इंडिया हैड वन द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान आफ्टर फाइटिंग फॉर 13 days। और जो हमारे चीफ थे पाकिस्तानी फोर्सेस के, जिनका नाम था जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नाजी, इन्होंने सरेंडर किया था अपनी फोर्सेस के साथ, किसे, इंडिया को, इंडियन आर्मी को, और बांग्लादेश की मुक्त बाहिनी जो गुरिल्ला फोर्स थी उनको, जिसमें सरेंडर में 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स थे। और ये अब तक के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट विक्ट्री कहा जाता है। बहुत बड़ी चीज थी भाई, बहुत बड़ी चीज थी, और इसे बिगेस्ट एवर मिलिट्री सरेंडर कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दिस वाज द बिगेस्ट एवर मिलिट्री सरेंडर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स है, लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स, आप समझ रहे हैं।
तो इसलिए भारत इस दिन को विजय दिवस मनाता है और इसीलिए बांग्लादेश जो है इस दिन को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो हुई ना बहुत खास बात विजय दिवस की दो देशों के लिए। और इस दिन से इंडिया और बांग्लादेश जो है एक बहुत म्यूचुअल फ्रेंडशिप टाइज जो है वो निभाते आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी म्यूचुअल रिलेशनशिप निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाएंगे, ऐसा कहना है दोनों ही देशों के लीडर्स का। ठीक है, तो ये हुआ था उस दिन, जो हमारी तारीख है 16 दिसंबर की। अगर अब आपसे कोई पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए हुआ ये कि जो बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर था वो क्यों हुआ, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान और उनके लोगों के साथ, और स्पेशली जो माइनॉरिटीज थे वहां पर, हिंदू माइनॉरिटीज जो थे, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था। और वो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे उनको भी बहुत बुरी तरीके से अंडरमाइन कर रहा था। ठीक है, इल ट्रीटमेंट, अंडरमाइनिंग ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ये दो बहुत बड़े रीजन हैं बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर के। तो हुआ ये कि 26 मार्च 1971 को द कॉल फॉर सक्सेशन जो है वो रेज की गई, किससे? ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है हमारा। ओके, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया कि भाई, मतलब एक तरफ देखो सिनेरियो ये बन रहा है कि बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को आवाज उठाई और उनकी आवाज को सपोर्ट देने के लिए कौन आगे आया? इंडिया आया। ठीक है, और 1971 में ये वॉर शुरू हुई जब एक अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक अटैक हुआ ऑन 11 इंडियन एयरफोर्स स्टेशंस बाय पाकिस्तान। राइट, इस पर अभी हाल ही में शायद एक मूवी भी आई है, मैं कंफर्म नहीं हूं, बट शायद इसी टॉपिक से रिलेटेड वो मूवी है। अगर आपको नाम पता हो तो प्लीज हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम देखने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, एक बॉलीवुड मूवी आई है इस टॉपिक पर। ठीक है, कि भाई आप देखो, खुद से पाकिस्तान को रहा नहीं जा रहा था, उसने उठा करके अटैक किया, एक दो जगह नहीं, 11 इंडियन एयरफोर्स स्टेशंस जो थे हमारे, उन पर जो है पाकिस्तान ने अटैक किया। कब? 3 दिसंबर 1971 को। राइट, और इसके बाद जो है जंग छिड़ गई। ये हमारा ट्रिगर पॉइंट था। और ये इन्होंने क्यों अटैक किया? बिकॉज इंडिया वाज सपोर्टिंग बांग्लादेश इन देयर स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन आर्मी जो थी हमारी, वो अब पूरी तरीके से सपोर्ट में आ गई। किसके? बंगाली नेशनलिस्ट ग्रुप के बांग्लादेश इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। ठीक है, और जो ये वॉर थी ये तो खैर लड़ी ही गई। एंड इस वॉर में जो मेन मुद्दा था वो था वाइड स्प्रेड जीनोसाइड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। बहुत बड़ी तादाद में जीनोसाइड ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का हो रहा था बाय दी ऑप्रेसिव मिलिट्री रिजीम। क्यों हो रहा था? ये किसके अंडर हो रहा था? ये हो रहा था, एक जनरल थे, जनरल याह्या खान ऑफ पाकिस्तान, उनके अंडर जो है ऑपरेसिव मिलिट्री रिजीम फॉलो की जा रही थी और लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये वॉर लड़ी गई इंडिया की तरफ से, और एक नहीं दोनों तरफ लड़ी गई। यानी कि एक तरफ इंडिया जो एक्चुअल पाकिस्तान है ऑन द वेस्ट बॉर्डर, वेस्टर्न फ्रंट्स, उनसे तो लड़ ही रहा था, उसके साथ साथ इंडिया दूसरी तरफ ईस्टर्न बॉर्डर पर भी लड़ रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश के लोगों को सपोर्ट करना था, इंडिया वहां पर भी उन्हें सपोर्ट कर रहा था। और 4 दिसंबर 1971 को एक ऑपरेशन किया गया इंडिया द्वारा जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये किया था ऑपरेशन हमारी इंडियन नेवी ने। और इस ऑपरेशन के तहत जो हमारी इंडियन नेवी थी, इंडियन नेवी की जो वेस्टर्न नेवल कमांड थी बेसिकली, उन्होंने एक सरप्राइज अटैक किया। कहाँ? कराची पोर्ट पर। और दिस इट वाज डन अंडर द कोड नेम ट्राइडेंट। जो हमारा नाम रखा गया था इस मिशन का वो था ट्राइडेंट। ठीक है, तो फटाक से वहां पर अटैक किया गया, जो कि एक सरप्राइज अटैक था, पाकिस्तान ने ऐसा सोचा भी नहीं था। ठीक है, अब ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ? जो मुक्ति बहिनी गुरिल्लास फोर्स थी, उन्होंने इंडियन फोर्सेस के साथ हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ लड़ाई की। और 14 दिसंबर को हमारे इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया on a house where a meeting was taking place with the governor of East Pakistan। बांग्लादेश में एक जगह थी जहां पर एक मीटिंग हो रही थी ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर के साथ,
वहां पर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने जाकर अटैक किया। देखिए कई सारी वॉर्स में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत मुख्य भूमिका निभाई है। जब कुछ नहीं होता तो भाई हम अपनी इंडियन एयरफोर्स को ब्रह्मास्त्र की तरह छोड़ते हैं कि भाई अब आप जाओ। पहले हम कोशिश करते हैं कि हम अपने से जितना हो सके उतना करें, बट फाइनल जो मूव था वो यहाँ पर इंडियन। तो आप देखो एक तरफ हमारी आर्मी लड़ रही है, दूसरी तरफ हमारी नेवल फोर्सेस लड़ रही हैं, और तीसरी तरफ जो फाइनल नेल बोलते हैं वो काम किया हमारी इंडियन एयरफोर्स ने। और पाकिस्तान जो है वो इस मूव से इंडिया की वो शॉक्ड रह गया। इट वॉज शेकन बैडली बाय दिस अटैक, और एज अ रिजल्ट उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो उन्हें अपना पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो फाइनली 16 दिसंबर 1971 यानी 16 दिसंबर 1971 को हमारी फोर्सेस के आगे अपने आप को सरेंडर करना पड़ा विद देयर 93,000 पाकिस्तानी फोर्सेस ट्रूप्स। ठीक है, और इसलिए इस दिन को 16 दिसंबर को बांग्लादेश का जन्म हुआ, या हम कह सकते हैं बांग्लादेश वॉज बॉर्न एज अ न्यू नेशन। बांग्लादेश अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस एंड ईस्ट पाकिस्तान उस दिन से इंडिपेंडेंट हो गया वेस्ट पाकिस्तान से, एंड इट गॉटन टू बी नोन एज बांग्लादेश, राइट। तो ये थी स्टोरी बांग्लादेश की, और यही थी स्टोरी हमारी विजय दिवस की। और इसलिए इस हिस्टोरिकल डे को हम तब से विजय दिवस के नाम पर मनाते आ रहे हैं, जहां की इंडिया की विक्ट्री हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, एक नहीं दो दो बॉर्डर्स पर, दो दो फ्रंट्स पे, ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, और अबाउट 3,900 इंडियन सोल्जर्स जो थे वो शहीद हुए थे इस वॉर में, और 9,851 सोल्जर्स जो हैं वो बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे। लेकिन ठीक है, हमारे देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, तो उनको सत सत नमन है। ठीक है, जो हमारे सोल्जर्स थे और जिन्होंने अपना पूरी वीरता के साथ हमें हमारे इस पूरी वॉर में जो है जीत हासिल दिलाई, उन्हें भी शत शत नमन है। ठीक है, तो ये था हमारा विजय दिवस। आई होप आपको समझ आ गया हो गया। अब इसी न्यूज से रिलेटेड एक और न्यूज भी है, वो है हमारी 1971 वॉर जो था वो कैसे इंदिरा जी के लिए फाइनेस्ट ईयर था, ये बताया है सोनिया गांधी जी ने। जीएस पेपर 2 का ही इशू है, ये भी इशू तो यहाँ भी वही है विजय दिवस का, बांग्लादेश लिबरेशन विजय दिवस, और 50 इयर्स यानी कि 50वीं सालगिरह जो मना रहा है बांग्लादेश, उनके मद्देनजर ये न्यूज है। तो एक एड्रेस में इन्होंने बोला, इसको काट दीजिए, ये यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ विजय दिवस, जो कि जवाहर भवन न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी, ठीक है, 13 दिसंबर को, वहां पर सोनिया जी ने ये अपनी बात कही कि इस पूरे उसमें जो है 1971 जो है वो इंदिरा गांधी का वन ऑफ द फाइनेस्ट ईयर था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर इंदिरा जी ने जो अपनी बोल्डनेस दिखाई थी, जो रिजिलियंस दिखाई थी, वो काबिले तारीफ है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि ये कोई एग्जाजरेशन नहीं होगा टू से दैट कि 1971 जो है वो बहुत सारे तरीकों से, वो बहुत सारे रूप में जो है इंदिरा गांधी के लिए फाइनेस्ट ईयर रहा, जिसकी की शुरुआत जो है मार्च से हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें थी, और वही बताया है इसमें कि उन्होंने कैसे अपना रोल प्ले किया। जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था वो कैसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल था पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन का, या डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्ट्रैटेजी की एग्जीक्यूशन का, ये इन्होंने अपने इस न्यूज में बताया। तो कुछ बहुत खास नहीं है, बट हाँ ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक और काम भी किया, इन्होंने बांग्लादेश को कॉन्ग्रेचुलेट कहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पहले लीस्ट डेवलप्ड में आता था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश जो है पहले लीस्ट डेवलप्ड नेशन था, जो कि अब डेवलपिंग नेशन हो गया है। ओके, तो इस कामयाबी के लिए जो है सोनिया गांधी जी ने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा है। तो ये थी हमारी 1971 से रिलेटेड न्यूज। देखते हैं हमारी अगली न्यूज क्या है। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी कहीं ना कहीं डिफेंस से ही रिलेटेड है। अगेन जीएस पेपर 3 का टॉपिक आ जाता है, इंडिजीनियस एफर्ट्स टू मेक यूएवीज क्रॉसेस अ माइलस्टोन। यूएवीज क्या है? यूएवीज यानी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। यूएवी का सिंपल अगर हम इसे फुल फॉर्म में देखें तो इसका मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसे हम लेमैन लैंग्वेज में ड्रोन कह देते हैं कई बार।
तो देखिए क्या हुआ है, इन जो हमारे एफर्ट्स हैं डीआरडीओ द्वारा जो एफर्ट्स हुए हैं, उसका एक चीज निकल कर सामने आई है, उसका नाम है मेल, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी, जिसकी उड़ान है लगभग 25,000 फीट तक विथ 10 आवर्स ऑफ एंड्योरेंस पावर। मतलब 10 घंटे तक लगातार वो 25,000 फीट पर उड़ सकता है और एक्टिविटीज देख सकता है, जो भी चीजें उसको हम कमांड करते हैं वो होगी। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे डिफेंस के लिए। और इसकी जरूरत, जो ये यूएवी हम बना रहे हैं, इसकी जरूरत ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी को है, बल्कि हमारी सभी टाइप की फोर्सेस में, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, हर किसी को इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो उस नजरिए से ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये भी बताया राजनाथ सिंह जी ने, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कि 2 महीने के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 30,000 फीट तक और 18 घंटे की एंड्योरेंस पावर तक इसको ले जा सके, मीट कर सकें। ऑल्सो इट, जो ये हमारा ड्रोन है जिसका नाम मेल है, इट हैज एडवांस कैपेबिलिटीज एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द 3 सर्विसेज। ठीक है, जल, थल और वायु, ये ध्यान रखना है हमें। अब एक और प्रोग्राम जो है वो भी बनाया जा रहा है जिसका नाम है हेल, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज, हेल यूएवी कर लीजिए इसको। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज यूएवी, जो कि प्रोसेस में है, इस पर काम हो रहा है ऑलरेडी। और इसके साथ साथ एक और सौगात इन्होंने दी है, वो है फायर फाइटिंग सूट। ठीक है, जिसका वेट है लगभग 2.8 kg। तो इन्होंने ये भी सौंपा है जो है हमारी होम मिनिस्ट्री को, और ये इसको भी बनाया है हमारे डीआरडीओ ने ही। ठीक है, जिससे कि इसका जो मेन मुद्दा है वो ये है, या जो मेन फंक्शन है वो ये है कि दो इट इज वेइंग 2.8 kg, इट इज एन इन सिंबल ऑफ सेवरल लेयर्स। इसमें कई सारी लेयर्स हैं, जो कि स्पेशली जो आउटर लेयर है वो सबसे ड्यूरेबल है और वो हमें बचाती है हीट से। ठीक है, तो ये एक फायर फाइटिंग सूट जो है वो भी दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी का, तो टॉपिक है ही, प्रीलिम्स लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। हमारी जो अगली खबर है वो है दुर्गा पूजा गेट्स इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग। जी हाँ, आखिरी बार हमें जो टैग मिला था यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज का, वो था 2017 में कुंभ मेला, राइट। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि 2016 में कौन सी चीज को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग दिया था और किसने दिया था? और मैक्सिमम शायद चाइना का है जिसके पास 42 है। मुझे इसका कंफर्म नहीं है, मुझे ये याद आ रहा था कुछ ऐसा, तो मैंने लिख दिया। मुझे बताइएगा कि ये सही है या नहीं। दूसरी चीज, कौन देता है ये टैग? तो वो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। ओके, तो ये कुछ खास खबरें थी आज के न्यूज़पेपर में। आपको मुझे कुछ चीजें बतानी है। सबसे पहली तो ये कि 2016 में किसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मिला था। ठीक है, दूसरी चीज ये कोशिश करिएगा 1971 वॉर में जो कुछ भी हुआ उसको एक 100 वर्ड के पैरा में आपको समराइज करना है, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जो इस पूरे वॉर में जो स्टैंड लिया था इंडिया ने, क्या वो सही था? ठीक है, ये आपको बताना, अगर सही था तो क्यों सही था, ये आपको मुझे बताना है। ऑल राइट गाइज, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। दीज वर द इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। आई होप आपको मजा आया होगा, स्पेशली विजय दिवस की न्यूज सुन करके थोड़ी सी जो है आपके अंदर एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई होगी देश की सेवा के प्रति। ठीक है, तो मतलब आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट है जो हमारे हैशटैग सीडी रिचुअल्स के तहत आते हैं। बर्निंग इश्यूज हो गए, एडिटोरियल हो गए, डेली करंट अफेयर एनालिसिस हो गए, एक्सप्लेनर हो गया और एमसीक्यू। आई होप आप लोग ये देख रहे हैं, देखिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें आंसर्स जरूर करिए जो भी आपसे हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और इस बार बहुत बच्चों ने जो है मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम सी सैट को लेकर के आप कुछ बता दो, ऐसे को लेकर कुछ बता दो। तो आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल कंसीडर की गई है और जल्द ही आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं उससे रिलेटेड भी कुछ। वो एक सरप्राइज है, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग अस, कीप मेकिंग योर नोट्स, कीप लर्निंग। ठीक है, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट, शेयर, एज वेल एज डू नॉट फॉरगेट टू
प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.